हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको एमपी जीके के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। भाई पूरे यूट्यूब में क्वेश्चनों के साथ व्याख्या कोई भी नहीं करवाएगा, तो आज हम इस वीडियो में आपके क्वेश्चन के साथ भी व्याख्या है जो करवाने वाले हैं। तो व्याख्या देखेंगे ना, आपके 101 से 3 क्वेश्चन है जो व्याख्या में ही कंप्लीट हो जाएंगे और ये क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और ये क्वेश्चन बार बार है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो जो खेल संग्रहालय है उसकी स्थापना टाटा टोपे स्टेडियम में हुई थी, यानी कि भोपाल में। अब चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या को आपको बड़े ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर कॉपी पेन ले लो तो लिखते जाओ। टाटा टोपे स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश का पहला खेल संग्रहालय है। दूसरा है इसमें इस संग्रहालय में राज्य के खेल इतिहास, ओलंपिक खिलाड़ियों और पुरस्कार विजेताओं की जानकारी है। इसमें खेल उपकरण, पुराने चित्र, ट्रॉफियां और रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए। इसका उद्देश्य युवाओं के खेल को भावनाओं का प्रेरणा संचार करना है। यह संग्रहालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। ये इसकी व्याख्या हो गई। तो इस व्याख्या को आपको बड़े ध्यान से है जो लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछा गया है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है। तो वह कौन सा समाचार पत्र है यह पूछा गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, आफ्ताल। याद रखना आफ्ताल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। आफ्ताब, ताल नहीं ताब है वो, सॉरी। चलिए यहाँ इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आफ्ताब 1850 में प्रकाशित हुआ था और यह मध्य प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था। यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। देखिए उर्दू भाषा का भी क्वेश्चन बन सकता है, किस भाषा में है जो प्रकाशित हुआ था। आफ्ताब का प्रकाशन भोपाल से हुआ था। यह पत्र सामाजिक मुद्दों और तत्कालीन प्रशासन की नीतियों के केंद्र में रहता था। यह स्वतंत्रता आंदोलन से पहले चेतना का प्रतीक था। तो देखिए यहाँ पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन है जो बनने वाले हैं, वह आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो वह किया था गजरा राजा ग्वालियर, यानी कि गजरा राजा ग्वालियर में है जो स्थापित किया गया था। अब इसकी थोड़ी सी हम क्या करते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से ही आपके क्वेश्चन है जो बनेंगे। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की स्थापना 1946 में हुई थी। अब इसकी सन पूछ सकते हैं, तो सन को आपको याद रखना है। यह मध्य प्रदेश भारत का पहला मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना महाराजा जीवाजीराव राव सिंधिया द्वारा की गई थी। अब महाराजा का नाम भी पूछ लेंगे आपसे। यह कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी से समृद्ध है और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। इसका नाम जीवाजीराव सिंधिया की माता गजरा रानी के नाम से भी रखा गया, यानी कि इनके नाम से है जो रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जामों में है जो पूछा जाता है। पूछा गया है यहाँ पर कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी गई थी। तो जो कालिदास सम्मान है उसमें कितनी राशि दी गई थी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 5 लाख रुपए की राशि है जो दी गई थी। अब थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। यहाँ पर व्याख्या इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या है। इस व्याख्या से आपके 1-2 क्वेश्चन है जो बनने वाले हैं। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पहला प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार नाटक, नृत्य, संगीत और ललित कला के क्षेत्र में दिया गया था। इसकी स्थापना 1880 में हुई थी। तो यहाँ इसकी स्थापना भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसमें 5 लाख नगद राशि, प्रस्तुति पत्र और प्रतीक चिन्ह द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह सम्मान कालिदास अकादमी उज्जैन के माध्यम से दिया जाता है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भोपाल के तलीफ अनवर किस देश के हॉकी कप्तान बने? तो किस देश के है जो हॉकी कप्तान बने थे? तो वह बने थे पाकिस्तान की। याद रखना, पाकिस्तान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है कि तलीफ अनवर भोपाल निवासी पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान बने थे। यह घटना विभाजन के बाद की है, जब कई खिलाड़ी पाकिस्तान चले गए थे। तलीफ अनवर ने पाकिस्तान के लिए 1948 लंदन ओलंपिक में भाग लिया था। वह भोपाल के उस दौर से प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। इससे भोपाल को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 313, मतलब कि 313 विकास खंड थे। चलिए अब यहाँ पर इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि हम हर एक क्वेश्चन की आपको व्याख्या करवाएंगे, तो भाई करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि व्याख्या से ही आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो 1313 विकास खंड मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना का दूसरा स्तर है। विकास खंडों को अंग्रेजी में ब्लॉक्स या तहसील कहा जाता है। इन ब्लॉक्स के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम BDO नियुक्त होता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं जैसे कि मनरेगा, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्यान्वित है जो की जाती है। चलिए अगर किसी क्वेश्चन थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि अश्वत्थामा मंदिर, जो अश्वत्थामा मंदिर है वह कहाँ पर है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। असीमगढ़ में, असीरगढ़ में, याद रखना असीरगढ़ में है। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है कि जो अश्वत्थामा मंदिर है वो असीरगढ़ किले के में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। असीरगढ़ किला ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे दक्षिण द्वारा भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर क्षेत्र में दिखाई देता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इससे जुड़े अनेक रहस्यमयी लोक कथाएं प्रचलित हैं। यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटनों का प्रमुख केंद्र भी है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन है जो बनेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो अच्छी लग रही है तो। अब आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, और लास्ट में हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे ना जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? तो वो है 55। याद रखना 55 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो जो कोरकू जनजाति है ना, कोरकू जनजाति, इसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका चटकोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से आपको ज्यादा समझ में आएगा। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है। यह जनजाति मुख्य रूप से बैतूल, हरदा और खरगोन जिलों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? बैतूल, हरदा और खरगोन जिले में। ये यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, देखिए। यह नृत्य त्योहारों और सामाजिक आयोजनों में किया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपना प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको अपना नाम ही तो बताना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की थी। तो वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की थी? वह की थी पंडित माखन लाल चतुर्वेदी ने। किसने की थी? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। याद रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीरों को कैसा हो, वीरों का कैसा हो बसंत यह प्रसिद्ध देशभक्ति काव्य है। अब पूछ लेगा कि कौन सा यह काव्य है, नाट्य है या फिर कोई कविता है। तो ये काव्य है। यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवाओं में जोश भरने के लिए लिखी गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना में राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से झलकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? अब इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश का नहीं है। तो यहाँ पर पंडवानी है, माचा है, काठी है और राई स्वाग है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पंडवानी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्यों नहीं है। पंडवानी लोक नायक और नृत्य छत्तीसगढ़ी का राज्य का पारंपरिक कला और रूप पंडवानी में महाभारत की कथाएं नृत्य संगीत माध्यम से प्रस्तुत है की जाती हैं, जबकि माचा माटी राई स्वांग मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, इसलिए यह नहीं है, यानी कि पंडवानी। मध्य प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपको जरूर बताना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन कौन कमेंट में बताएगा, ये हमें इसका इंतजार रहेगा कि किसका सही आंसर आता है। तो भोपाल, भोपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्या कैसी ये मध्य प्रदेश की राजधानी है जो बनी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यह राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक और विधायी गतिविधियों का केंद्र है। 1956 में मध्य प्रदेश भारत और भोपाल रियासत के यहाँ पर विलय के बाद इसे राजधानी बनाया गया था। अब इसकी सन भी पूछ लेंगे, तो सन आपको याद रखना है। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ी वेट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। ये आपको याद रखना है, 230 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है। सीधी में, दतिया में, रीवा में या फिर भोपाल में। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सीधी। याद रखना। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है कि महामृत्युंजय मेला सीधी जिले के में प्रतिवर्ष लगाया जाता है, यानी कि हर वर्ष यह जो लगाया जाता है यह भगवान शिव मंदिर को समर्पित धार्मिक मेला है। और इस मेले का आयोजन महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, यानी कि जब महाशिवरात्रि होती है तब उस टाइम है जो हर वर्ष ये मेला लगाया जाता है महामृत्युंजय का। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हितंब रंगनों के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो किनको दिया गया था? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जो हिम्मत रंगनी है एक काव्य संग्रह है जिसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार है जो मिला था। यह हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार था। यहाँ पर चतुर्वेदी जी स्वतंत्रता सेनानियों, पत्रकार और कवि थे। चलिए यह कौन थे? पत्रकार भी थे और कवि भी थे। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगाया जाता है? अब पूछा गया है यहाँ पर कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगाया जाता है।
कान्हा बाबा के मेला लगाया जाता है आपका सौंडलपुर में, यानी कि हरदा, जिसको हम हरदा बोलते हैं, सौंडलपुर में लगाया जाता है। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या से ही आपके क्वेश्चन है जो सभी अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं। कान्हा बाबा प्रसिद्ध मेला हरदा जिले के यहाँ पर सौंडलपुर गांव में लगता है और यह मेला ग्रामीण अवस्था, परंपरा और भक्ति का प्रतीक है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं इस मेले में भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, यानी कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछा गया है कि कितनी है, तो वह है 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राज्यसभा में मध्य प्रदेश ने कुल 11 सदस्य चुने जाते हैं। इन सदस्यों का चयन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा कुल 255 सदस्यों वाली संसद का उच्च सदन है, 245 सदस्यों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में परमधम पार्क स्थित है? जो पदम धर्म पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? रीवा, सतना, यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जबलपुर, कटनी। तो कटनी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों है, तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर परमधम पार्क कटनी जिले में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक उद्यान है। यह मनोरंजन, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय पर्यटन का केंद्र है। यह हरियाली, झील और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र विकसित किया गया। यह पार्क नगर पालिका के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? नगर पालिका के अधीन है जो आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहें तो। नर्मदा सोनी घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं? ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा ग्रेनाइट नीस। याद रखना, ग्रेनाइट नीस। चलिए नर्मदा सोन, यहाँ पर हम व्याख्या बता रहे हैं आपको। नर्मदा सोन घाटी भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। क्या है? सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है और यहाँ मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट और नीस चट्टानें हैं जो पाई जाती हैं। यह चट्टानें आर्कियन युग की मानी जाती हैं। यह क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्यारे भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित नगदा का प्राचीन नाम क्या था? तो प्रस्तावित नगदा का प्राचीन नाम क्या था? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा नागनचल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी क्या करते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं कि नागदा का प्राचीन नाम नागनचल था। क्या है? नागदा का प्राचीन नाम क्या था? नागनचल था। यह नाम नागवंश और उसके प्राचीन बसाव से प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र मालवा की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नागदा में विष्णु की प्रसिद्ध सहस्त्रालिंग मूर्ति भी है, याद रखना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है? बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है। यहाँ पर लंगटपुर नहर, यह इसका नाम क्या है? लंगटपुर नहर है। और यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे, व्याख्या को भी देखेंगे। तो व्याख्या में लिखा है कि बेतवा घाटी किसका परियोजना के तहत जल प्रबंधन हेतु लंगटपुर नहर का निर्माण किया गया। यह योजना सिंचाई और जलापूर्व के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए जल स्रोत है। बहुत ही अच्छी व्याख्या है और इस व्याख्या से आपके क्वेश्चन है जो बनेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं पेन कॉपी लेके बैठ जाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेती जाओ। पूछा गया है यहाँ पर अगले क्वेश्चन में, वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश 53वें जिले के रूप में किस जिले का गठन प्रस्तावित हुआ था? बताइए।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना ही बताना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता देना है मऊगंज। मऊगंज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश किस चीज के उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? तो किस चीज के उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? यहाँ पर दाल है, दास नहीं है दाल है, सॉरी मिस्टेक है, दाल। ठीक है। चावल, सोयाबीन, तिलहन, तो किसके लिए नहीं है? यहाँ पर चावल लगा के आसाना है आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या को भी देखेंगे कि क्यों नहीं है भाई। तो देखिए, मध्य प्रदेश सोयाबीन, तिलहन, दालों के उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। चावल उत्पादन कहाँ पर? छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्य के शीर्ष हैं। और मध्य प्रदेश धान उत्पादन मुख्यतः पूर्व जिलों तक सीमित है, इसलिए चावल उत्पादक में इसका पहला यानी कि 5 से नीचे है, यानी कि 5 से भी नीचे है। सबसे ज्यादा यह सोयाबीन, तिलहन, दालों का है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80% पूर्व देशांतर निकट है? पूर्व देशांतर निकट है तो वह है जबलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या को आपको बड़े ध्यान से देखना है। जबलपुर से लगभग यहाँ पर 79.95 पूर्व देशांतर स्थित है और 80 सेल्सियस पूर्व देशांतर अत्यंत समीप माना जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के भौगोलिक केंद्र निकट स्थित है। यह देशांतर के नाम से भारतीय मानक समय के पास आता है। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तेंदुआ सूखा नदियों के संगम पर 2 बांध बनाकर निकाली गई नहर कौन सी है? तो वह कौन सी नहर है जो निकाली गई थी? वो है आपकी कौन सी? तेंदुआ नहर। तेंदुआ नहर याद रखना। चलिए इसकी हम क्या करते हैं, व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि तेंदुआ का सूखा नदियों के बांध बनाकर तेंदुआ नहर परियोजना प्रारंभ की गई थी। यह जल संचयन और सिंचाई की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नहर है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। यह नहर से कृषि क्षेत्र में नियंत्रित जलापूर्ति सुनिश्चित होती है। तो बहुत ही अच्छी बात है, इस नहर से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए भाई, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती, छिग्रा लिखा है, छिप्रा है यहाँ पर। नर्मदा, महानदी, तो नर्मदा आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखने से आपके 2-3 क्वेश्चन है जो यहाँ पर कंप्लीट होंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो आपको क्या लगा के आना है? नर्मदा। अब इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है और इसमें से लगभग 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। तो 1077 बहती है ना। यह अमरकंटक अनूपपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के सिंचाई, जल विद्युत और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। तो बनेंगे ना यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं कि व्याख्या को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो वीडियो अच्छी लग रही है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास जाए। हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक ही चाहते हैं। महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का? तो महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? 1 जुलाई 1857 में भड़का था। 1 जुलाई 1857 में है जो भड़का था।
यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जिले में स्थित है? तो आपको यहाँ पर पहले ऑप्शनों को देखना है और कमेंट में आंसर को जरूर बताना है। तो कौन कौन बताएगा? तेज दिमाग वाले जल्दी जल्दी से बता देंगे। तो यहाँ पर किस किस का तेज दिमाग है हम भी देखते हैं। चलिए हम 1 2 3 गिनती गिनते हैं। 1 2 3 1 2 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा उमरिया। याद रखना उमरिया करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन। याद रखना उज्जैन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है वह किस नदी के तट पर आयोजित होता है? नर्मदा, बेतवा, चंबल या फिर क्षिप्रा। तो आपको क्षिप्रा लगा के आ जाना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लगाएंगे? क्षिप्रा लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसकी व्याख्या को भी देखेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्षिप्रा नदी उज्जैन शहर से होकर बहती है। धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती है। उज्जैन कुंभ मेला सिंहस्थ 12 साल में लगता है। अब यहाँ पर इसका समय भी साल भी पूछ सकता है। क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। यह 4 प्रमुख कुंभ स्थलों हरिद्वार, प्रयाग नदी है। यह सॉरी यहाँ पर प्रयाग नली है। यहाँ पर स्नान करना मोक्षदायक माना जाता है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। अब यहाँ पर पूछ लेगा चंबल की सहायक नदी, तो क्षिप्रा बता के आना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में गेहूं पैदावार किन क्षेत्रों में है जो अधिकतर होती है? तो वह होती है उत्तर तथा पश्चिम क्षेत्र में। उत्तरी तथा पश्चिम क्षेत्र में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नहीं यहाँ पर थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है कि गेहूं की उपज के लिए काली मिट्टी, सिंचित भूमि जरूरी होती है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, उज्जैन, रतलाम आदि जिले गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं। यह सिंचाई के पर्याप्त साधन है जैसे कि चंबल नहर, कुएं, दयोटवल आदि। मतलब कि ट्यूबवेल है, दयोटवल नहीं है, ट्यूबवेल है। मध्य प्रदेश क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। रबी सीजन अक्टूबर मार्च में यह फसल उगाई जाती है। चलिए यही अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है ना, तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपको क्या करना है? जबलपुर लगा के आना है। क्या लगाना है? जबलपुर लगा के आना है। अगर जनसंख्या की से पूछे तो आपको क्या लगाना है? इंदौर। तो क्षेत्रफल से आपको जबलपुर ही लगाना है। चलिए हम जबलपुर की यहाँ पर व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जबलपुर शहर का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 667 है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के में सबसे अधिक है। इंदौर जनसंख्या में सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या है कि जबलपुर से आगे है। ठीक है, क्षेत्रफल के से कम होना चाहिए। हाँ थोड़ी मिस्टेक है। क्षेत्रफल से जबलपुर ज्यादा है और जनसंख्या से मतलब इंदौर ज्यादा है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख प्रशासनिक व शैक्षणिक केंद्र है। यह सैन्य छावनी और उच्च न्यायालय की पीठ के लिए भी माना मतलब कि जाना जाता है। शहर की भौगोलिक स्थिति इसे एक विस्तृत फैलाव देती है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं जो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर सोन नदी के बाण सागर बांध पर है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या को देख लेते हैं। लिखा है कि बाणगढ़ सागर बांध सोन नदी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है।
यह परियोजना 3 राज्यों एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त भागीदारी से बनी है। इसका उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और यहाँ पर जल आपूर्ति है। और परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1978 में हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। 2006 में यह जो पूरी तरह यह जो चालू की गई थी। इस बांध की सहायता से 2 लाख हेक्टेयर से भी अधिक होती है। 2 लाख हेक्टेयर से भी अधिक, याद रखना। जिन जिलों में कर्क रेखा नहीं है, यानी कि कौन से जिले हैं जिनमें कर्क रेखा नहीं है? तो इंदौर और बालाघाट। इंदौर और बालाघाट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्यों नहीं है यहाँ पर हम देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश से यह रेखा करीब 14 जिलों से गुजरती है। तो 14 जिले वह कौन कौन से हैं? जैसे कि उज्जैन, भोपाल, विदिशा, जबलपुर आदि। इंदौर और बालाघाट ऐसे जिले हैं जहां पर यह रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23 या 26 उत्तर अक्षांश स्थित होती है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध सूरज की ऊपरी सीमा दर्शाती है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश किस चीज को भौगोलिक संकेतक स्टेटस नहीं है? तो भौगोलिक संकेतक स्टेटस नहीं है, वह है आपका दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर। दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल और दियल। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको कमेंट में आना चाहिए कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग किसी विशेष उत्पादक को उसके भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। चंदेरी फैब्रिक, महेश्वर साड़ी और रतलामी सेब को जीआई टैग द्वारा प्राप्त है। दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। जीआई टैग भारत के औद्योगिक संपत्ति संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता। चलिए, कौन सा पठार पश्चिम मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से से ढकता है? तो वह है आपका मालवा। मालवा का पठार, याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और हम यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि इसकी व्याख्या से आपके 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। मालवा पठार पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्व राजस्थान का हिस्सा है। यह पठार मुख्य रूप से काली मिट्टी रेगुरे के लिए प्रसिद्ध है, जो कपास और सोयाबीन के लिए उपजाऊ है। और इस पठार में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार जिले भी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि जो बारना नदी की नहरों में किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो वो है आपका रायसेन है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी हम व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि वारणा नदी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। यह रायसेन जिले के क्षेत्रफल से होकर चलती है। वारणा डैम का निर्माण कब हुआ था? 1978 में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए हुआ था। इससे मुख्यतः रायसेन जिले की कृषि भूमि सिंचाई होती है। वारणा सिंचाई परियोजना है, वह नर्मदा घाटी विकास परियोजना की का हिस्सा है। यह याद रखना आप। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।